Hi, good morning. This is Komal Chaudhary. I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स रहेगा, जहां हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्मेट में। साथ ही साथ कवर करते हैं स्टैटिक पार्ट ऑफ द एमसीक्यू एंड द न्यूज़। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी करते हुए आज का सेशन। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यह वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। वन अधिकार 2006 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकारों को मान्यता देता है। सेकंड है हमारे जिला स्तरीय सॉरी जिला स्तरीय वन अधिकार समिति इस अधिनियम के तहत दोनों दावों का सत्यापन और समाधान करती है। थर्ड स्टेटमेंट है, इसे आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। फोर्थ हमारा स्टेटमेंट है कि इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि पीवीटीसी के लिए केवल व्यक्तिगत स्वामित्व को ही मान्यता दी जाए। ठीक है, और हमारे ऑप्शन हैं केवल एक और 3 4, 1 2 3 4, 1 3 2। तो भाई कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आप देखिए, 10 सेकंड लीजिएगा, देन हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। राइट, तो जब हम बात कर रहे हैं वन अधिकार अधिनियम 2006, जिसे हम ऑफिशियली बात करें तो इसे कहा जाता है अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हमें होता हुआ दिख रहा है के रूप में जानते हैं। उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है कि जो वन निवासी हैं, वन में रहने वाले लोग हैं, समुदाय हैं, उनके द्वारा झेला गया इतिहास में जो अन्याय उनके साथ हुआ है उसको समाप्त करना, उसको खत्म करना, इस उद्देश्य के साथ इस अधिनियम को लाया गया है। राइट, तो यह व्यक्ति और समुदाय दोनों के वन अधिकारों को मान्यता देता है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यह व्यक्ति और व्यक्ति के लिए है, यह समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि व्यक्ति और समुदाय दोनों ही एस्पेक्ट को यह अधिनियम कवर करता है और एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। जब हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल ग्रुप, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जिसे हम बोलते हैं पीवीटीसी ग्रुप, जैसे कमजोर समूह की आवश्यकता को यह पूरा करता है। जनजातीय एवं वन अधिकारों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को समझने के लिए इसके प्रावधानों तंत्र को समझना आवश्यक होता है कि इस अधिनियम में कौन कौन से क्लॉज हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। अगर मैं बात करूं इसका ढांचा क्या है, मतलब कौन सी टेक्निकल चीज़ें जो इसको सपोर्ट करती हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वनवासियों को कानूनी अधिकार से वंचित रखने की जो समस्या है उसको समाधान इस अधिनियम के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन कौन सी होती है, कौन सी एजेंसी है जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं? तो व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर अधिकारियों को मान्यता दी गई है। और इसे कौन सत्यापित करेगा? इसे करेगा जिला स्तरीय समिति के द्वारा इसे सत्यापित किया जाता है। क्लियर पॉइंट? राइट, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है कि यह व्यक्तिगत और समुदाय दोनों अधिकारों को मान्यता देता है। अभी हमने आपको बताया कि यह दोनों ही जो एस्पेक्ट को कवर करता है, चाहे हम बात करें व्यक्तिगत रूप में, चाहे हम बात करें सामुदायिक, दोनों ही चीज़ों को ये कवर करता है। ठीक है, राइट। सेकंड से हमने देखा कि जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, इसके तहत दावों का सत्यापन समाधान किया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मेन बॉडी कौन सी है? जिला स्तरीय समिति। राइट, क्लियर पॉइंट है। ठीक, थर्ड हमारा हमने बात की कि इसे ऑफिशियली क्या कहा जाता है? इसे ऑफिशियली अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम के रूप में हम जानते हैं। क्लियर पॉइंट, राइट। और थर्ड फोर्थ पॉइंट में है, यह अनिवार्य किया गया कि पीवीटीजी के लिए केवल व्यक्तिगत स्वामित्व को ही मान्यता देता है। पीवीटीजी के लिए केवल व्यक्तिगत रूप में यह शामिल किया जाता है। हमें क्या बताया था अभी? मैंने क्या बताया है कि यह व्यक्तिगत प्लस सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामुदायिक
दोनों को यह कवर करता है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, किस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है कि पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, चौथा स्टेटमेंट गलत है, राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा गैलेथिया वे निम्नलिखित में से किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए प्राथमिक नेस्टिंग स्थल होने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि एक न्यूज में एक स्थान है, क्या नाम है उसका, एक न्यूज में स्थान है गैलेथिया बे, ठीक है। और ये फेमस क्यों है, एक लुप्तप्राय प्रजाति है, उसके नेस्टिंग के लिए यह प्राइमरी प्लेस के रूप में जाना जाता है। तो वह कौन सी प्रजाति है, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑलिव रिडले कछुए और भारतीय स्कीमर, ग्रीन टर्टल और साइबेरियन क्रेन, लेदरबैक कछुए और निकोबार मेगापोड, हॉक्सबिल कछुए और गंगा नदी डॉल्फिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो जब हम बात कर रहे हैं गैलेथिया बे का पारिस्थितिकी रूप से एक महत्व है, विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। यह संरक्षण, विकास, जैव विविधता के संबंध में भारत में जो संकटग्रस्त वन्य जीव हैं उनको कानूनी संरक्षण प्रोवाइड कराता है, एक ढांचा है जिसके बारे में ये है, ठीक है साहब, क्लियर। वही हम बात करें ग्रेट निकोबार में स्थित गैलेथिया बे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि यहाँ पे ये है कि गैलेथिया बे है कहाँ लोकेटेड, तो गैलेथिया बे ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे बेटा, ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका ग्रेट निकोबार में, ठीक है। लोकेशन क्या हो गई, ग्रेट निकोबार में है। तो आप याद रखेंगे कि गैलेथिया बे कहाँ पड़ता है, गैलेथिया बे पड़ेगा आपको ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ेगा, ठीक है। और यह फेमस है लेदर बैक कछुए और निकोबार मेगापोड, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे ठीक है, यह फेमस है लेदर बैक कछुए और निकोबार मेगापोड यहाँ पाया जाता है। और ये बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यह वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, यानी कि यह विश्व स्तर पर फेमस है, आप याद रखेंगे, विश्व स्तर पर प्राथमिक यानी कि प्राइमरी नेस्टिंग के लिए है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। लुप्तप्राय हमने बात की, लुप्तप्राय प्रजाति है, तो किस अधिनियम के तहत लुप्तप्राय को बनाया, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 के तहत इसे प्रोटेक्ट किया गया है और इसे अनुसूची वन के अंतर्गत इन्हें रखा गया है, क्लियर पॉइंट है। चलिए तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखा, उससे पहले एक चीज समझिए थोड़ा सा, कहाँ एक बार यहाँ आइए, हाँ, एक सिंपल सी चीज बताइए थोड़ी सी मेरे को, कि जब हम बात कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, तो हमारे जो ऑलिव रिडले कछुए है भारत स्कीमर, ये कहाँ पाया जाए, इनका जो क्या भाई क्या स्थान है, कहाँ मिलते हैं। तो जो ऑलिव रिडले कछुए हैं यह ओडिशा में इनका प्रमुख या प्राथमिक हम ये कह सकते हैं प्राथमिक नेस्टिंग प्लेस है, इनका कहाँ पे है, ओडिशा में। इनका कोई प्राथमिक प्लेस नहीं होता है, ठीक है, क्लियर, क्लियर यहाँ पर। इसी तरीके से जो ग्रीन टर्टल है, साइबेरियन है, जो टर्टल है वह गड्ढा गड्ढा खोद कर क्या करती है, नेस्टिंग करती है और वापस समुद्र में चली जाती है। वहीं हम जब बात कर रहे हैं साइबेरियन क्रेन की तो साइबेरियन क्रेन अंटार्कटिक टुंड्रा क्षेत्र उसका प्राथमिक नेस्टिंग एरिया है, टुंड्रा प्राथमिक टुंड्रा, थोड़ा ये तो गड्ढा खोद के करती है समुद्र के पास और फिर वापस समुद्र में चली जाती है, यह टुंड्रा क्षेत्र में है अंटार्कटिक।
ठीक है। एक मिनट करेक्ट कर दो। आर्कटिक है ये ना बेटा, आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र में यह करता है ना। तो आप सभी को पता होगा साइबेरियन क्रेन, इसके बाद यह जिसके बारे में यह एक पार्टनर के रूप में लॉयल रहता है। और इसकी स्टोरी ये कहा जाती है कि अगर इस एक पार्टनर को छोड़ता है तो दूसरा वहीं खड़े होकर अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार की कहानियाँ और फैक्ट देखे जाते हैं साइबेरियन क्रेन के बारे में, राइट। तो लेदरबैक एंड निकोबार मेगापोड का हम बता चुके हैं, ठीक है। हॉक्सबिल कछुए और डॉल्फिन यहाँ पाई नहीं जाती हैं, इस क्षेत्र की प्रजाति नहीं है, राइट। तो ये बतानी थी, तो ये याद आया मेरे को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वैश्विक स्तर पर बच्चों में बढ़ते मोटापे का एक प्रमुख कारण अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की उपलब्धता और सस्ती कीमत है। प्रमुख अवयव के लिए कृषि सब्सिडी और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण यूएफएफ अक्सर पौष्टिक खाद्य पदार्थों की तुलना में सस्ते होते हैं, जिससे वे कम आय वाले परिवारों के लिए सुलभ हो जाते हैं। ऑप्शन एक है कथन एक और दो दोनों सही है, और कथन दो एक की व्याख्या करेगा। कथन एक और दो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो सही नहीं है। कथन एक सही नहीं है, कथन दो सही है। तो भाई आप ध्यान सुनिए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो बताइए, बचपन में आप सभी को पता है, बचपन में आज मोटापा बढ़ता हुआ एक वर्ल्ड लेवल का इश्यू बना हुआ है, जिसका मुख्य कारणों में आती है अल्ट्रा प्रोसेस फूड की बढ़ती उपलब्धता बढ़ेगी, साथ साथ वो सस्ते हैं, ठीक है। जब सस्ते होते हैं सॉरी, जब सस्ते होते हैं तो क्या होता है कि जो लो इनकम फैमिलीज होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी उसको उनके लिए एक्सेसिबल हो जाता है, जिससे यह एक गंभीर समस्या का रूप और धारण कर लेती है। तो जब हम बात कर रहे हैं यूपीएफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के प्रसार को लेकर, आक्रामक फैलाव को लेकर और अस्वास्थ्यकर आहार और मोटापे के कारण मोटापा के लिए वह एक प्रमुख कारण बताया गया है। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों है, तो आपको पता है यूएफएफ की तुलना में यूपीएफ यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की तुलना में जो हमारे हेल्दी फूड्स होते हैं वह क्या होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है और साथ साथ वह महंगे होते हैं, ठीक है, क्लियर। एक डाटा है कि वर्ष 2000 बाद के बाद यानी साल 2000 के बाद वर्ल्ड लेवल पर मोटापे की दर, जो मोटापे रेट है वो दुगनी है, इन दुगनी स्पीड से हम मोटे हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। और नए नए प्रकार की बीमारियां, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और इसका मेन जो इफेक्ट पड़ रहा है वह पड़ रहा है दक्षिण एशिया में, ठीक है। भारत दक्षिण एशिया का एक देश है, ठीक है। तो भारत इस समस्या से छूता नहीं है। अधिकांश देशों में हम देखते हैं कि जो फूड है अल्ट्रा प्रोसेस फूड, उनके रेगुलेशन के लिए कोई एजेंसी नहीं काम करती है, और यह है गरीबों के लिए स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, जो क्या होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। बट जब हम बात कर रहे हैं यूपीएफ की, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, सस्ते होते हैं, अफोर्डेबल है ना, एक्सेसिबल है, हर जगह मिल जाएंगे आपको, इसलिए यह एक समस्या बनी हुई है। तो हमारा ऑप्शन बेटा सही क्या है, ऑप्शन एक यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि बच्चों में मोटापे का प्रमुख कारण क्या, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। यह कारण किस तरीके से है, इसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा है और कीमत बहुत कम है, इसलिए जो लो इनकम फैमिलीज होते हैं वो इसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं और उसका फायदा उठा पाते हैं, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रमुख अवयवों के लिए कृषि सब्सिडी और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण यूपीएफ अक्सर पौष्टिक खाद्य पदार्थों में सस्ते होते हैं, ठीक है। तो इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, सब्सिडी इनको दी जाती है, इनको क्या कहते हैं, इनिशिएटिव मिलते हैं,
पुश करने के लिए इनको हेल्प मिलती है ना। एक सेकंड देना बेटा। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया मेरा। ठीक है, तो इनकी सेल्फ लाइफ क्या होती है, अधिक होती है, पोस्ट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें कम होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और जो हमारे सेक्शंस होते हैं जैसे कि वल्नरेबल सेक्शन हो गया, तो उनमें से ही उसी तरह से एक फूड जो खाद्य श्रृंखला है उससे रिलेटेड हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 रिक्त के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 65 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 63 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, बताइए कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं। तो बताइए उपराष्ट्रपति के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, यह है भारत के संविधान का भाग 5 का हिस्सा है। पहले तो अभी जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति भाग 5 का हिस्सा है भारत के संविधान में। ठीक है, यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है और साथ ही साथ राज्यसभा के पदेन सभापति और कुछ स्थितियों में बात में राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। उत्तराधिकार और शक्तियों और कार्य को समझने के लिए हमें अनुच्छेद 63, 64, 65 को समझना चाहिए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 63 से 65 के जो अनुच्छेद हैं वह उपराष्ट्रपति के पद के गठन, कार्य और अधिकारों की भूमिकाओं की बात यहाँ पे करते हैं। राइट, अनुच्छेद 64 क्या कहता है, फर्स्ट हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है। इस बारे में कहा गया है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट के साथ हमारा आना चाहिए थर्ड, यानी कि इसके साथ आना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट। राइट, वही अगर बात करें आर्टिकल 65 क्या कहता है, आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति किसी रिक्त पद के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी कि 65 है हमारा, 65 इसके साथ आना चाहिए था, 65 इसके साथ आना चाहिए था। ठीक है, दूसरा थर्ड बचा वो आपके पास हमने, है ना, तो थर्ड बचा। आर्टिकल 63 क्या कहता है भाई बताइए, आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये हो गया थर्ड। इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे कोई सा स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साहब, क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर है तो अच्छी बात है, चलते हैं आगे। यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए 102 अतिरिक्त भारतीय मत्स्य प्रतिष्ठानों की हालिया मंजूरी से निम्नलिखित में से किस उत्पाद के निर्यात को लाभ होने की उम्मीद है। लॉबस्टर ईल, ट्यूना मैकरल, फ्रेश वाटर कार्प सिल्प, एक्वाकल्चर, श्रिम्प और सैल्पोपोड्स। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। राइट, ऑप्शन हमारे आपके सामने है एंड क्वेश्चन भी आपके सामने है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, क्लास अच्छे से चल रही है। I request to everyone kindly attempt the question, because if you have attempted the question, it makes you perfect, and it will help you to handle the pressure of the exam, and it will help how does the question are prepared for the exam and how many type of questions we have. Right, so you have to be prepared for the upcoming exams and ongoing exam as well as. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ आप गलती कर सकते हैं तो ठीक कर सकते हैं, बट सेम गलती जब आप एग्जाम में करेंगे तो वहाँ पे ठीक करने की गुंजाइश नहीं है, उसकी वहाँ पे आपको पेनल्टी लगेगी और वो पेनल्टी इतनी होगी कि आपका सिलेक्शन PDF लिस्ट से बाहर हो जाएगा, आपका नाम, वो पेनल्टी आपको इतनी होगी। तो यहाँ गलती कीजिए और सीखिए ताकि एग्जाम में
गलती ना हो। राइट, चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। करंट का एकदम बहुत ही चमचमाता हुआ क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस आप याद रखेंगे कि वृद्धि होने की उम्मीद है और 20% का एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 20% की वृद्धि हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आएंगे अब की बार, और ये रहा एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने। गोविंद बल्लभ पंत जिनकी जयंती हाल ही में मनाई गई है, निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के संविधान के प्रारूपकरण का नेतृत्व किया था, गृह मंत्री के रूप में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन की वकालत की थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो बताइए मेरे को कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद हुए राजनीतिक विकास में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे जिसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं, उसी से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। राइट, तो गोविंद बल्लभ पंत सिंपल सी बात है कि क्या होंगे, फ्रीडम फाइटर्स रहे होंगे, है ना। लेकिन यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये आपको पता होना चाहिए कि गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के यूपी के फर्स्ट सीएम थे। ठीक है, तो ये कोई सिंपल और साधारण व्यक्ति नहीं थे। उत्तर प्रदेश जिसे उस समय पे संयुक्त प्रांत के रूप में हम जानते थे, उसके मुख्यमंत्री थे पहले। ठीक है, बाद में होम मिनिस्टर बने और इनका जो स्टेटमेंट था, स्टैंड थे किसके साथ कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन और शासन सुधारों में योगदान के लिए ये प्रसिद्ध थे। यानी भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो, इस बात को लेकर ये क्या थे, स्टैंड करते थे। इनका स्टैंड था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, इस बात के साथ थे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी। भाषा के आधार पर पुनर्गठन की वकालत के लिए इन्हें जाना जाता था। पहले सीएम थे उत्तर प्रदेश के और बाद में होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है ना। तो बताइए, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो ये विचार कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन निकाय शहरी मंत्रालय है। इसका लक्ष्य 2019-20 के स्तर की तुलना में 2025-26 तक PM10 के स्तर में 40% की कमी लाना है। एनसीएपी को 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 24 राज्यों के प्रदेशों के 131 शहरों में वायु प्रदूषण गुणवत्ता में सुधार लाना है। ऑप्शन हमारे ये नहीं है, केवल सेकंड सही है, केवल 1 और 2, A 2 3 4, 1 2 3 4 निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ओरिएंटेशन क्या है बेटा? ओरिएंटेशन है कि जो एनसीएपी है, शहरी वायु प्रदूषण निपटने के लिए भारत का प्रमुख मिशन है, उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो जब हम बात कर रहे हैं एनसीएपी को, एनसीएपी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया? 2019 में लॉन्च किया गया, सही है ये स्टेटमेंट। और किसने स्टार्ट किया गया? 2019 में किया गया, ये वाला हाँ को 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। जब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल हुए हैं, तो 24 स्टेट्स एंड यूटी दोनों को मिलाकर
131 शहर टारगेटेड हैं और लक्ष्य रखा गया है कि 2025-26 तक PM10 में 40% कमी लाएंगे। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट सेकंड भी यहाँ पे ठीक है। ठीक है, क्लियर। जब हम बात कर रहे हैं नोडल एजेंसी, क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो बेटा उसके लिए इंपॉर्टेंट एजेंसी है CPCB। CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गलत हो जाता है। कौन सी स्टेट एजेंसी? CPCB इसकी नोडल एजेंसी है, कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। तो बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया एनर्जी स्टेक IES की अवधारणा विस्तृत क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य प्रतिबंधित निजी पहुंच के साथ एकल सरकारी स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म के तहत सभी बिजली क्षेत्र डेटा के केंद्रित करना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 2 1 की व्याख्या करता है। 1 और 2 दोनों सही हैं लेकिन 1 व्याख्या नहीं करेगा। कथन 1 सही है लेकिन 2 की व्याख्या नहीं है। 2 सही नहीं है, 1 सही है, 2 सॉरी 1 सही नहीं है, 2 सही है। आप 10 सेकंड लीजिएगा और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तब तक हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन फॉर द क्वेश्चन। तो बेसिकली ये क्या है? विद्युत क्षेत्र में जो हमारा इलेक्ट्रिकल पूरा सिस्टम है, डिपार्टमेंट है, क्षेत्र मान लो, उसमें डिजिटल परिवर्तन के लिए एक इनिशिएटिव है जिसे बोल रहे हैं IES ने विशेष फोकस यहाँ पे किया है। किस पर्पज के साथ? डिजिटल चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, IES को डिजिटल अवसंरचना के रूप में डिजाइन किया गया है, लेकिन यह जो परंपराओं के अनुसार यानी पुराने टाइम से चल ही आ रही सिस्टम उसके विपरीत है। जहां हम देख रहे हैं पुराने समय पे क्या होता था, सभी चीज़ें सेंट्रलाइज होती थी, एक ही व्यक्ति के पास सारी चीज़ों का एक्सेस होता था, सेंट्रलाइज सिस्टम था। बट जब IES एक डिजिटल परिवर्तन ला रहा है तो उसमें देखेंगे आप थोड़ा क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अंतर संचारण होगा, यानी कि क्या होगी, पावर का शेयरिंग होगा, है ना। इससे क्या होगा, भारत के जो डिजिटल शासन है और पूरे क्षेत्र में सुधार से संबंधित यहाँ पे हमें स्पष्टता या फिर उद्देश्य पर स्पष्टता हमें आवश्यक है, क्योंकि हमें सुधार करना है और डिजिटल प्रशासन को विद्युत क्षेत्र में बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर। तो जो एनर्जी स्टेक है, इंडिया एनर्जी स्टेक IES विद्युत मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया एक पहल है। स्टार्ट यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लाया? विद्युत मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। ठीक है, विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया। इसका उद्देश्य है कि एक हमें इकोसिस्टम बनाना है जहाँ विद्युत क्षेत्र में अंतर संचारण हो, पारदर्शिता आए, दक्षता बढ़े, जहाँ उपयोगिता और नियमितता सहयोग कर सके, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट काम करें, यानी कि एक दूसरे के प्रतिरोधी ना होकर के एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ठीक है बेटा, क्लियर पॉइंट, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि इंडिया एनर्जी स्टेक की अवधारणा विद्युत क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में की गई है। यह स्टेटमेंट ठीक है। इसका उद्देश्य प्रतिबंधित निजी पहुंच के साथ साथ एकल सरकारी स्वामित्व को प्लेटफॉर्म के तहत सभी बिजली क्षेत्र डेटा को केंद्रीकृत करना है। केंद्रीकृत करने की बात कहाँ हुई? हमने क्या कहा था? हमने कहा है यह खुली प्रतियोग, खुली यहाँ पे खुलापन आएगा, ट्रांसपेरेंसी आनी है। यहाँ ये कह रहा है केंद्रीकृत लाना है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया, सिंपल सी बात है। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत है। ठीक है, तो हमने देखा कि कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट फर्स्ट तो ठीक है बट स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे ठीक नहीं है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIFB के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग और लंदन शहर की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय खरीद प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। थर्ड स्टेटमेंट है कि इसे 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 के तहत लॉन्च किया गया था। ऑप्शन हमारे ये रहे, केवल 1 और 1 2 दोनों सही हैं, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3, चारों ऑप्शन आपके सामने है। 10 सेकंड लीजिएगा, तब तक हम डिस्कस करते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो यह प्रश्न जो हमारा क्वेश्चन है, यह इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIFB के माध्यम से के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंसिंग में भारत और यूके, ठीक है, ब्रिटेन का कॉर्पोरेशन का क्या है, ये संबंधित ये क्वेश्चन है। यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश है उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और लंदन में क्या है, पूंजी है, तो वहाँ क्या है, पूंजी की उपलब्धता है और हमें पूंजी की ज़रूरत है। तो वैश्विक पूंजी और आवश्यकताओं की जो बीच की खाई है उसको पाटने के लिए यह क्वेश्चन काम करता है, यानी कि यह एक जो संस्था है UKIIFB काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा है कि यह किन किन के बीच हुआ था, तो यह नीति आयोग और लंदन शहर के बीच हुआ है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इनकी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हमें ठीक दिख रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि खरीद मानकों में सुधार आए, पारदर्शिता बढ़े, है ना, जो रिस्क फैक्टर्स को कम करें, उसका समाधान करें, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत अवसंरचना है, उसको बढ़ाएं ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन और बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और आए, ना कि उसको डिमोटिवेट करें। ठीक है, तो जो भारत के प्रमुख थिंक टैंक हैं, नीति आयोग हो गया और लंदन शहर। ठीक है, तो लंदन शहर क्या है, लंदन शहर जैसे भारत में नीति आयोग काम करता है, इसी तरीके से ब्रिटेन में लंदन शहर काम करता है। दोनों थिंक टैंक है और दोनों थिंक टैंक के बीच यह साझेदारी हुई है। ठीक है, इसे 1 वर्ष पूरा हुआ है, इसलिए यह न्यूज में रहा और आपके सामने स्लाइड पे दिखा भी। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि नीति आयोग और लंदन शहर के बीच यह संयुक्त पहल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा, इसका उद्देश्य भारतीय खरीद प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सेकंड भी ठीक है, लेकिन इस पूरे जो एजेंडा है उसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित यह नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा थर्ड यहाँ पे गलत हो जाता है और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जहाँ हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है साहब, क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संबंधित है किससे, पर्यावरण से संबंधित है। पलास कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो IUCN रेड लिस्ट के अनुसार पलास कैट को एंडेंजर्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि एंडेंजर्ड में रखा गया है। ठीक है, पलास कैट को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। तो भाई पलास कैट क्या है, पलास कैट एक छोटे प्रकार की दुर्लभ क्या है, बिल्ली है, जंगली बिल्ली है, जो मध्य एशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मध्य एशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी बेटा, मध्य एशिया में पाई जाएगी। और इसकी खासियत क्या है, क्या इसके लिए बेसिक ज़रूरतें हैं, इसकी ज़रूरतें हैं, ठंडा प्रदेश, ठंडा क्षेत्र होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, और ऐसा क्षेत्र भारत में, उत्तर भारत में ऐसा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसकी पारिस्थितिक स्थिति के बारे में जाने, शारीरिक अनुकूलता को समझे, तो पर्यावरण संरक्षण एक व्यापक समस्या इसके लिए देखने को मिलता है, क्योंकि इसके लिए लिमिटेड प्लेसेस हैं जहाँ पे ये रह पाती है, तो उसके लिए संरक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाट कैस पर्वतीय घास के मैदानों में मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक संकेतक प्रजाति है, जो क्षेत्र विशिष्ट वन्यजीव और नीति पर्यावास प्रबंधन की आवश्यकता को बताती है। पहल के बारे में कौन सी पहल है, तो इसके लिए बताया हमने कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 के तहत इसे मान्यता दी गई है और रखा गया है उच्च श्रेणी में, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, राइट, क्लियर पॉइंट। और वहीं हम बात करें तो संरक्षण की स्थिति में जब IUCN की लिस्ट के बारे में बात करें, तो IUCN की लिस्ट में इसे
रखा गया है लीस्ट कंसर्न पे। कौन सी पे रखा गया है? लीस्ट कंसर्न में इसे रखा गया है, एंडेंजर्ड में नहीं रखा हुआ है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या गलत है, सेकंड यहाँ पे ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पे ठीक होता हुआ दिख रहा है हमें, राइट। क्लियर पॉइंट है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।